ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 4 फरवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कल करंट अफेयर नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली में यार क्या होता है ना, सब कुछ अकेले करना पड़ता है, तो कभी-कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। बाकी मैं ये प्रयास करता हूँ कि संडे के दिन भी आपका करंट अफेयर क्लास ना छूटे। और बाकी ये समझ लो कि कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कल का भी करंट अफेयर आज के वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। मतलब आज के करंट अफेयर में 3 और 4 फरवरी दोनों का क्लास लिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन खेल से। और हाँ, साथ में आज का जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बजट अभी पारित हुआ ना, उसके संबंधित भी प्रश्न है। और साथ में अभी हाल ही में एक बैंक बंद हो गया, वो बैंक कौन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन खेल से है। देखते हैं कौन सा खेल अभी संपन्न हुआ, उसके संबंधित जो जो प्रश्न बनेगा उसको कंप्लीट देखेंगे। ओके, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक कौन जीता। देखो, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, यूथ का मतलब समझ रहे हो आप, यंग लोग। ऐसे ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है, खेलो इंडिया पैरा गेम होता है। मतलब इससे संबंधित 4 प्रकार के गेम होते हैं, समझ गए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 अभी कहाँ पे संपन्न हुआ था? तमिलनाडु। पिछले वर्ष की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में। 5वां संस्करण था मध्य प्रदेश में, इस बार का संस्करण 6वां है। शुभंकर कौन था? वीर मंगाई। तो ये कंप्लीट भी हो गया, समापन हो गया। इसमें सर्वाधिक पदक कौन जीता? तो सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र, जो कि पिछले वर्ष भी महाराष्ट्र ने जीता था। कितना पदक? 158। ठीक है जी, जिसमें से 57 गोल्ड है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे हरियाणा। अब बात करते हैं इस खेल, पूरे खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला? वो है वृत्ति अग्रवाल, जो कि तैराक है, तेलंगाना की है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि और सारे गेम, तो ऐसे बहुत सारे गेम हैं, बट पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम पहली बार हुआ है। मल्टी स्पोर्ट बीच गेम पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। संस्करण पहला है। शुभंकर उज्ज्वला थी। सर्वाधिक पदक यहाँ पे हरियाणा ने जीता था। मल्टी स्पोर्ट बीच गेम, बीच पे होने वाला पहला गेम, जैसे गोवा का बीच, ऐसे मतलब बीच पे होने वाला पहला गेम अभी था मल्टी स्पोर्ट बीच। कहाँ पे हुआ था? दीव में। जो कि हाईएस्ट अवार्ड किसने जीता था? ये मध्य प्रदेश ने जीता था। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने शिक्षा से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी। हाल ही में देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया गया? देखो, दो चीज होता है। एक होता है आईआईटी सैटेलाइट कैंपस, एक होता है आईआईटी ऑफशोर कैंपस। सैटेलाइट कैंपस क्या होता है या ऑफशोर कैंपस क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑफशोर हमने पहले भी करा रखा है आपको। देखो, ऑफशोर कैंपस का मतलब किसी भी संस्था की अगर देश के बाहर कोई और कैंपस खोला जाए, वो हो जाता है ऑफशोर कैंपस। मतलब ये विदेशी छात्रों के लिए, क्योंकि अपने देश से बाहर कहीं दूसरे देश में खोला जाएगा तो विदेशी छात्रों के लिए। अगर देश के अंदर ही उस संस्था से थोड़ी दूर और कोई कैंपस खोल दिया जाए, उसका हो जाएगा सैटेलाइट कैंपस। अरे इसका नाम आप समझ रहे हो क्या? देखो, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? उपग्रह। उपग्रह का मतलब होता है किसी ग्रह की परिक्रमा करना। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी जहां जहां जाएगी और चंद्रमा भी उसके पीछे जा रहा है। तो यहाँ पे भी सैटेलाइट का मतलब ये होगा कि जो आईआईटी जो मेन कैंपस है उसके अनुसार ये भी काम करेगा, तो इसलिए इसका नाम हो गया सैटेलाइट कैंपस। आप सौर, सौर का मतलब हुआ अपने सौर मंडल छोड़ के, अपना देश छोड़ के दूसरी जगह जाना। समझ गए क्या? तो पहली बार प्रथम सैटेलाइट कैंपस कहाँ पे खोला गया? उज्जैन में खोला गया। तो आपके मन में आना चाहिए किस संस्था का? तो किस संस्था का नहीं, आईआईटी। आईआईटी जो इंदौर था उसका मेन कैंपस इंदौर में है, अभी थोड़ी दूर उज्जैन में खोला गया, तो वो हो जाएगा सैटेलाइट कैंपस। अब क्यों खोला गया इसका मन में आना चाहिए। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद करने के लिए, कि यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट और अच्छे से हो सके। अगर आप सौर कैंपस की बात करें कि प्रथम आप सौर कैंपस कहाँ पे खोला गया, वो खोला गया जंजीबार तंजानिया में। पहला किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है जी। जंजीबार तंजानिया की जो हेड थी वो प्रीति अगलायम थी। और अभी इन्होंने दूसरा कैंपस भी अपना खोल दिया कैंडी श्रीलंका में। आईआईटी दिल्ली भी एक कैंपस खोला है, अबू धाबी भी। इसका मतलब अभी तक 3 ऑफशोर कैंपस और एक सैटेलाइट कैंपस खोला जा चुका है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। देखते कौन सा दिवस मनाया गया और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी। भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया गया? और ये भारतीय तटरक्षक बल क्या होते हैं? देखो, भारतीय तटरक्षक बल प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। अब 1 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो इसकी स्थापना हुआ था वो 1 फरवरी 1977 में हुआ था, तो इसीलिए 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
इस बार का जो संस्करण है वो 48 नंबर का संस्करण है। अब बात करते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल क्या है। भारतीय तटरक्षक बल का मतलब होता है जैसे सीमा सुरक्षा बल मतलब जो सीमा की रक्षा करे, तटरक्षक बल जो तटों की रक्षा करे। तो समझ गए, जो समुद्री सुरक्षा बल होता है जो तटों की रक्षा करते हैं वो होते हैं भारतीय तटरक्षक बल। तो इसका मतलब भारतीय तटरक्षक बल पूरे भारत में हर जगह नहीं होंगे, वो जहां जहां तट होगा वहां पे ही होंगे। तो कहाँ कहाँ है, ये केवल 9 राज्य में है, क्योंकि 9 राज्य ही समुद्र से सटे हुए तटों से संपर्क में है। कौन कौन, जैसे देखो मान लो ये अपने इंडिया का मैप हो गया, तो जो साइड साइड जो समुद्र के हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, जो मतलब समुद्र से जो सटे हुए राज्य हैं वहां पे होते हैं तटरक्षक बल। तो कितने राज्य में, टोटल 9 राज्य में। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नौवां वेस्ट बंगाल। ठीक है जी। इसके बगल तेलंगाना है, तेलंगाना इसमें नहीं आता। तो टोटल 9 राज्य आते हैं। ठीक है जी। अगर वर्तमान भारतीय तटरक्षक बल के मुख्य कौन है, वो है राकेश पाल। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है, देखते कौन सा रिपोर्ट जारी हुआ और उस रिपोर्ट से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक कौन बना। देखो, निर्यातक और आयातक, ऐसा कौन सा देश जो सबसे ज्यादा वाहन अपने देश में खरीदता है वो हो जाएगा सबसे ज्यादा आयातक, और निर्यातक जो अपने देश से दूसरे देश में बेचता है। तो निर्यातक में सबसे पहला जो राज्य देश था वो था जापान, लेकिन अभी चीन ने जापान को पछाड़कर पहले स्थान पे हो गया। ठीक है जी। अब चीन इसको क्यों पछाड़ दिया, दो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण है। पहला इस कारण है, चीन अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल जापान की तुलना में बहुत ज्यादा तेजी से विकसित कर रहा है। साथ में इसका जो उत्पादन क्षमता है बहुत ज्यादा है चीन का। तीसरा, इसका जो वैल्यू है मतलब उसका प्राइस है वो कम है, कम लागत में। लेकिन अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आया था कि कार सबसे ज्यादा किसका बिकता है। ये पूरे वाहन की बात हो रही, टोटल व्हीकल की बात हो रही। अगर कार बिकने की बात है तो हो जाएगा टोयोटो जो कि जापान की। दूसरे नंबर पे वोक्सवैगन। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या भारत में कोई वाहन निर्माता कंपनी है। तो जी हाँ, जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है जी। अब चीन के परिप्रेक्ष्य में और कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे चीन में एससीओ का हेडक्वार्टर है, राष्ट्रपति कौन है चीन के, शी जिनपिंग। राजधानी क्या है, बीजिंग। मुद्रा क्या है, रेमनवी या युआन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बजट से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, और आप अगर समझ लोगे तो आपको ये क्वेश्चन सही करके आओगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में जारी बजट में राजकोषीय घाटा कितने % रहा है। अब देखो क्या क्या होगा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा बजट क्या होता है, और अभी आपने बहुत नाम सुना होगा अंतरिम बजट। अंतरिम बजट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, और बजट को कौन पेश करता है। अब से सबसे ज्यादा बार बजट कौन पेश किया है, पुरुष में, महिला में, इन सबसे संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक है जी। ठीक है। तो बजट क्या होता है, देखो बजट का मतलब यह सरकार की आय और खर्च का विवरण देता है कि सरकार कितना कमाती है और कितना पैसा खर्च करती है। तो इसका पिछले वर्ष जो उन्होंने मतलब अगले वर्ष का अनुमान लगाना कि मैं इतना अगले वर्ष भर में पूरा कमाई होगा और इतना खर्च होगा, तो ये हो जाएगा बजट। इसका विवरण देती है, मतलब एक तरह से पूरा लेखा जोखा। ठीक है। और अपने अभी आपने नाम सुना हुआ अंतरिम बजट। अंतरिम बजट का मतलब होता है जब लोकसभा का चुनाव होने वाला होता है, मतलब 5 से 6 महीने ही रह गया हो लोकसभा का चुनाव हो, तो अंतरिम बजट का मतलब उस कार्यकाल का सबसे अंतिम बजट, जो कि बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं है। ये अस्थायी बजट होता है, ये मैक्सिमम 6 महीनों के लिए होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। तो इसमें केवल अपने की अचीवमेंट पिछला बताया जाता है, आगे का ज्यादा अनुमान नहीं लगाया जाता। ठीक है। तो हमने बात क्या पूछा कि राजकोषीय घाटा कितने % है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। तो राजकोषीय घाटा का मतलब ये हुआ कि जितना आप कमाई कर रहे हैं, अगर आपका खर्च ज्यादा हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप 100 रुपए कमा रहे हैं और आपका खर्च 120 रुपए है, तो यहाँ पे उधार आपको कितना लेना पड़ेगा, 20 रुपए। तो यही 20 रुपए तो घाटा है। तो सेम यहाँ सरकार के परिप्रेक्ष्य में अगर सरकार की जो आय है और सरकार का खर्च इससे ग्रेटर देन है, इसका मतलब सरकार को लोन लेना पड़ेगा। जो लोन लेना पड़ेगा वही राजकोषीय घाटा होता है। समझिए, मतलब राज्य का, पूरे राष्ट्र का घाटा। ठीक है। तो वर्तमान में, एक मिनट, अगर बात करें कि वर्तमान में राजकोषीय घाटा कितना है, तो वर्तमान में जो 2023 से लेकर 24 का तो 5.8% है, जो कि अगले परसेंट अनुमान ये लगाया जा रहा है 2024 और 25 के बीच में 5.1% रहेगा। इसका मतलब अगले वर्ष राजकोषीय घाटा घटेगा। ठीक है। ये तो अनुमान है, बाकी क्या होगा वो तो आगे देखा जाएगा। अब आगे बात करते हैं।
अगर बात करें कि बजट को संसद में कौन पेश करता है, तो बजट को संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। तो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। और सर्वाधिक बार महिलाओं में बजट पेश करने वाली एकमात्र महिला निर्मला सीतारमण बन गई। अगर पुरुष में बात करें कि सर्वाधिक बार पुरुष में बजट कौन पेश किया है, वो है मोरारजी देसाई, जो कि 11 बार। ठीक है। अच्छा, और बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण कीवर्ड है उनको भी देख लेते हैं यहीं पे। अच्छा, जो ये बजट है इसका लक्ष्य क्या रखा गया? इसका लक्ष्य रखा गया विकसित भारत @2047। इसका मतलब 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। तो यहाँ पे अमृतकाल, जो अभी अमृतकाल चल रहा है 2022 से लेके 2047 तक 25 वर्ष तक रहेगा। इसमें विकसित करने के लिए कुछ मंत्र दिया गया है, जिसका है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब इसके साथ अगर बात कर ले, यहाँ पे हमने बात किया था राजकोषी घाटा। राजकोषी घाटा तो बता दिए। राजकोषी जो घाटा है, यहाँ पे जो व्यय होगा मतलब खर्च होगा, कितना होगा और किस किस क्षेत्रों में होगा। तो देखो, व्यय जो टोटल होगा वो 47.66 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। और ये जो खर्च होता है ये दो क्षेत्रों में होता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां पे मतलब इन्वेस्ट किया जाए और उससे आउटपुट भी मिले। जैसे अगर मान लो सड़क बना दिया गया तो सड़क में खर्च बनाने में लगेगा, लेकिन वहां से आउटपुट टोल टैक्स के माध्यम से आएगा। और कुछ ऐसे खर्च होते हैं जहां से इन्वेस्टमेंट करने पे वहां से आउटपुट नहीं आता। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जहां से आउटपुट आता है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और जहां पे इन्वेस्टमेंट करने पे वापस नहीं आएगा उसमें कम 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 हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं जीडीपी, गवर्नमेंट डेवलपमेंट परफॉर्मेंस। ये भी कीवर्ड का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जो उम्मीद है, कहने का मतलब हम विकास किस तरीके से लेके चलेंगे, तो उन्होंने दिया त्रिवेणी संगम, जिसका 3D नाम है। मतलब डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी, इन तीनों को साथ में लेके हम बजट के साथ पूरे देश का विकास करेंगे। साथ में ग्रोथ रेट का क्या अनुमान लगाया गया, ये तो हमने बताया था राजकोषी घाटा। अगर ग्रोथ रेट की अपना देश का जो जीडीपी है वो कितना तेजी से ग्रोथ करेगा, वो अनुमान लगाया गया 7.3% अनुमान लगाया गया। अब बात करते हैं कि जो सरकार का कमाई होता है, आय, वो कहां से आता है और सरकार जो खर्च करती है वो कहां पे करती है। देखो, सरकार का जो सबसे ज्यादा कमाई होता है 3 क्षेत्रों में होता है। अगर मान लो 100% को आप डिवाइड कर लो तो सबसे ज्यादा जो कमाई होता है वो होता है मतलब एज लोन लेने से। किससे? लोन लेने से। ठीक है जी। और दूसरा क्या कमाई होता है? आयकर, टैक्स लेने से। तीसरा क्या होता है? जीएसटी, किसी प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है उस पर। ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। समझ गए? और खर्च कहां पे करता है? तो जो उधार लिया रहता है उसी को उधार चुकता करने में, टैक्स ब्याज देने में। दूसरा, राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार के पास जो पैसा का सोर्स होता है वो कम होता है, तो राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, ये होता है। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। देखते हैं किसकी नियुक्ति हुई और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया और जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है? ठीक है। अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया गया था वो रोजर बिन्नी थे, और रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष है। बीसीसीआई के अगर सचिव की बात करें तो जैसा, बीसीसीआई क्या है? देखो, पूरे देश में, पूरे विश्व में जो क्रिकेट का कार्यभार संभालता है वो होता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके जो हेड है ग्रेग बर्कले। ये तो पूरे विश्व में हो गया। अगर एशिया की बात करें वो होता है एसीसी, मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल। ये तो पूरे एशिया क्या हो गया। अगर इंडिया की बात करें तो बीसीसीआई, ये भारतीय होता है। तो तीनों के अभी नियुक्ति के बारे में बता देता हूँ। अभी हाल ही में किसका चुनाव हुआ? वो एसीसी, मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है। इसकी स्थापना 1983 में हुआ था। इसके जो वर्तमान में तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया? जय शाह को। जय शाह कौन है? तो जय शाह वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्हीं की बेटी है। ठीक है जी। अब बात करते हैं और नियुक्ति संबंधित। जैसे वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष किसे बनाया गया? अरविंद पनगड़िया को। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया जी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा सैन्य अभ्यास है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहां प्रारंभ हुआ और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? कहां पे प्रारंभ किया गया? पोखरण, जो कि जैसलमेर जिला का एक क्षेत्र है। और जैसलमेर कहां पे? यह है राजस्थान में। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? भारतीय वायुसेना द्वारा। इसका मतलब ये एयरफोर्स का अभ्यास है, समझिए, क्योंकि 3 प्रकार की सेनाएं हैं। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत। इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। और इसमें कौन कौन शामिल होगा? तो जब एयरफोर्स का ये अभ्यास है तो एयरफोर्स जाहिर सी बात है शामिल होंगे। तो इसमें तेजस विमान, प्रचंड अस्त्र एवं आकाश मिसाइल इसमें शामिल होगा। ठीक है जी। और बात करते हैं क्या राजस्थान में और भी हाल ही में कोई अभ्यास हुआ? जी हाँ, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास। इंडिया और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच जो अभ्यास हुआ, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, ये भी राजस्थान में हुआ था।
ठीक है जी। अब बात करते हैं, अगर ये साइक्लोन की केवल बात की तो इंडिया और इजिप्ट के बीच जो कहाँ पे हुआ, मिस्र में हुआ। और भी देशों का अभ्यास बात कर लेते हैं, जैसे इक्विवेलेंट अभ्यास और एकता अभ्यास किसके किसके बीच होता है, इंडिया और मालदीव के बीच होता है। और काजिंद अभ्यास जो कि नाम से ही आपको मिल जाएगा, कजाकिस्तान प्लस इंडिया के बीच में। बोगो सागर और संप्रति अभ्यास की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमने आर्थिकी से लिया हुआ है। देखते हैं क्या है, आप थोड़ा ध्यान समझिएगा ना, आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप समझ भी पाओगे। हाल ही में किस बैंक को बंद कर दिया गया? अब देखो क्या क्या क्वेश्चन आएगा। किस बैंक को बंद कर दिया गया, वो बैंक क्या था, ठीक है, और बैंक कितने प्रकार के होते हैं, और उस बैंक को लाया क्यों गया था और बंद क्यों कर दिया गया, और किसने बंद कर दिया। ठीक है, इतना ही तो क्वेश्चन बनेगा। इन सबका क्वेश्चन का आंसर समझने का प्रयास करते हैं। तो हाल ही में किस बैंक को बंद कर दिया गया, उस बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। अब बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक क्या है। देखो, अगर आप, बैंक का मतलब क्या हुआ, बैंक का मतलब ये हुआ जहां पे हम पैसा जमा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे पैसा निकाल सकते हैं, मतलब डिपॉजिट एंड विथड्रा कर सकते हैं। तो बैंक टोटल दो प्रकार की है। जो पहली बैंक थी कमर्शियल बैंक, मतलब जहां पे हमको खुद को जाना पड़ता था, पैसा जमा करना पड़ता था, अगर लेना है अपने को पैसा तो वहां पे जाकर लेना पड़ता था, तो कमर्शियल बैंक हो गया। जैसे एसबीआई और एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं। लेकिन अभी हाल ही में जब से यूपीआई का विकास हुआ तो डिजिटल बैंक आ गए, मतलब आप घर बैठे अपने मोबाइल के साथ के माध्यम से पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ऐसे बहुत सारे हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इस बैंक की जरूरत क्यों पड़ा। इसकी जरूरत जब यूपीआई आया, तो लोग मोबाइल के माध्यम से पैसा बैंक में जमा करते और बैंक से निकालते। तो यहाँ पे होता क्या कि जो ऐप होता है जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये लोग क्या करते, ये लोग केवल मीडियम का काम करते, इनके पास कोई पैसा नहीं होता। मतलब आपके यूपीआई के माध्यम से आपके बैंक से ये सीधा डायरेक्ट बैंक में पैसा लेते और बैंक से ही लेके देते, बस ये मीडियम का काम करते थे, समझ गए। मतलब इनके पास कोई खुद का बैंक नहीं था। तो पेटीएम ने यहाँ पे विकल्प निकाला, एक ऑप्शन निकाला। यहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट देना पड़ता था, बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो पेटीएम ने इसको सॉल्व करते हुए एक विकल्प निकाला कि ऐसा करते हैं कि जो बैंक यहाँ से पैसा यहाँ बैंक में जाता है, मैं खुद का एक बैंक बना देते हैं। तो यहाँ इन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक बनाया। इसका मतलब हुआ कि आप यूपीआई के माध्यम से अगर पैसा डालोगे तो सीधा कहीं किसी बैंक में नहीं जाएगा, वो मेरे ही पेटीएम पेमेंट बैंक में आएगा और आप इसी का यूज कर सकते हो, समझ गए। तो इन्होंने इसका विकल्प निकाला था। तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी इसको बंद क्यों? अभी इसमें प्रॉब्लम दो प्रकार की है। पहली बात तो ये कि जो ये पेटीएम पेमेंट बैंक था, इसका जो केवाईसी सिस्टम था ये बहुत कमजोर था। मतलब ये बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लेता था, डायरेक्ट आप पेटीएम पेमेंट बैंक खोलते थे और यहाँ पे आप अपना पैसा लेन देन करने लगते थे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डेटा की समस्या आता था। और दो समस्या है, एक तो जो इसमें शेयर है ना, वो चीन का सबसे ज्यादा शेयर है, चीन। तो जब चीन का शेयर है तो जाहिर सी बात है, जब चीन की भी कंपनी इसमें है तो आपको उसको डेटा बेच देना पड़ेगा। तो इनके ऊपर दो इल्जाम लगा कि आप डेटा चोरी करके इंडिया का चीन पे बेचते हो। दूसरा चीज, आप अपने बैंक का ऑडिट नहीं करा रहे हो। ऑडिट का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी या किसी भी चीज का ऑडिट करने का मतलब होता है उसका संपूर्ण जांच करना कि क्या सही है क्या गलत। ये ऑडिट भी रिपोर्ट नहीं फाइल करते थे। तो इनके ऊपर दो इल्जाम काफी दिन से चला आ रहा था कि आप डेटा बेचते हो और ऑडिट नहीं करा रहे हो। इसकी वजह से इनके ऊपर आरबीआई ने एक्शन लेते हुए इस पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया। इसका मतलब हुआ कि 29 फरवरी से बंद हो जाएगा और इसमें जो पैसा है अभी तक आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इसका यूपीआई चलेगा और पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा। किसने किया? तो आरबीआई ने किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है जी। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ में अगर आप इस फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।